पीएससी या यूपीएससी जैसे सिविल सर्विसेज एग्जाम निकालने हैं तो 15 घंटे 18 घंटे पढ़ना चाहिए। अगर आप 7 से 8 घंटे सफिशिएंटली पढ़ रहे हैं तो मोर देन इनफ है ये। 2-3 महीने केवल प्री का पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद मेंस का तो सक्सेस मिल सकती है। पीएससी का सिलेबस ही इतना वास्ट है कि बहुत कम टाइम में मुझे लगता नहीं कि वो चीज़ पॉसिबल है। कैसे चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा याद किया जाए? सर, याद रखने का एक जो मेन पॉइंट होता है मुझे लगता है रिवीजन है। आपका इंटरव्यू का टाइम था और शायद उस समय पिताजी की आप डेथ हो गई थी, तो वो कैसी सिचुएशन थी आपके लिए? वो सबसे टफेस्ट पार्ट था मेरी लाइफ का। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यस्करेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। कहते हैं सफलता अमीरी या गरीबी की मोहताज नहीं होती है, बल्कि सफलता उन्हें मिलती है जो सपने देखते हैं और उसे सच करने का साहस करते हैं। एक ऐसे माता पिता जिन्होंने सब्जी बेचकर अपनी बेटी को पढ़ाया और आज वो बेटी असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट में पदस्थ है, कार्यरत है और बहुत संघर्ष करके इस पद को हासिल किया है। तो मैं बात कर रहा हूं अंजलि जी की, जो आज इस पॉडकास्ट सीरीज में हमारे साथ हैं। और आज के इस पॉडकास्ट से आपको बहुत सारा नॉलेज तो मिलेगा ही, साथ ही बहुत सारा मोटिवेशन, पढ़ाई की टिप्स और कई ऐसी चीजें जो आपको सीखने को मिलेंगी। तो इस पॉडकास्ट को पूरा एंड तक देखेगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो अंजलि जी, सबसे पहले आपका स्वागत है विनर्स की इस पॉडकास्ट सीरीज में। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। कैसे हैं आप? सर मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपके परिचय से शुरू करना चाहूंगा, थोड़ा आप आपके हिसाब से अपना परिचय दे दीजिए। सर मैं सिवनी जिले की रहने वाली हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सिवनी से ही की है। उसके बाद मैंने अपना भोपाल से ग्रेजुएशन किया है। देन इंदौर से मैं होलकर साइंस कॉलेज से अपना पीजी कंप्लीट किया है। सर 2020 से मैंने अपनी पीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और 2020 में सिलेक्शन के बाद 2021 में भी मेरा सिलेक्शन हुआ है। देन 2022 और 23 मैंने इंटरव्यू दिया है और अभी भी वो प्रयास मेरा जारी है। सर अभी वर्तमान में मैं इंदौर में पोस्टेड हूँ, असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स के पद पर। थोड़ा सा शुरुआत करते हैं जो पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात है कि माता पिता सब्जी बेचकर आपको पढ़ाया है, पूरे घर की जिम्मेदारी को संभाला है और वहां से निकलकर आज आप इतने बड़े पद पे आए हैं। तो थोड़ा सा इस बारे में मैं जानना चाहता हूँ। सर एक सब्जी बेचने वाले की बेटी होकर इस पद पर पहुंचना अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण रहा है मेरे लिए भी। और मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा संघर्ष मेरे घर वालों का रहा है इसमें, क्योंकि सफलता सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं होती, पूरे परिवार, उसके पूरा परिवेश जो है, सफलता उसकी होती है। तो स्टार्टिंग में मेरे लिए भी डिफ़िकल्ट था घर में बोलना कि बाहर जाके पढ़ना है। बट मेरा स्कूल जो रहा है, मैं पहले से ही पढ़ाई में अच्छी थी। तो आफ्टर 12th मेरी टीचर्स ने कहा मम्मी को, पापा को कि इसे आप बाहर जाके पढ़ाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं भोपाल आई और भोपाल से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया। सर स्टार्टिंग में जैसे हम ऐसे जगह से आते हैं, सिवनी एक बहुत छोटा ज़िला है और फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा नहीं था कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई का मोटिवेशन वहाँ से मिल सके। तो जिसने जो बोला हमने आगे किया। बट मैंने एक्सीलेंस कॉलेज में एडमिशन लिया भोपाल में। सर वो 3 साल मेरी लाइफ के टर्निंग पॉइंट रहे, क्योंकि मैंने वहाँ से बहुत कुछ सीखा। वो कॉलेज ऐसा है जो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ साथ आपको अदर एक्टिविटीज़ में भी गैदर करता है। सिंपली मुझे वहाँ से मोटिवेशन मिला सिविल सर्विसेज में जाने का। ओके, वहां पे मतलब ऐसी क्या घटना थी कि आपने सिविल सर्विसेज को चुना, या पहले आपका क्या टारगेट था? पहले आप क्या बनना चाहते थे? पहले डिफरेंट चीज़ें चलती थी दिमाग में कि मैथ्स में आगे कंटिन्यू करना है, या फिर कभी इंजीनियरिंग कर लेते हैं, या फिर कुछ भी अलग चीज़ें यूपीएससी ट्राई करना है। बट 2018 में जब एमपीपीएससी का रिजल्ट आया था तो हमारे कुछ सीनियर्स थे। तो हमारे कॉलेज में क्या होता है कि जो सीनियर्स हैं उन्हें सेमिनार पे बुलाते हैं जो सिलेक्ट होता है। तो बस वही मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहा है। हमारे सीनियर्स थे, उन्हें देख के लगा कि जब हमारे बीच में से ही कोई जाके उस पद पर बैठ सकता है तो क्यों ना मैं ट्राई करूं। तो बस वहीं से जो मोटिवेशन स्टार्ट हुआ और आज परिणाम आपके सामने है। तो ये आपने 2021 का फाइनल ये ज्वाइन किया है? जी सर, ये जो मेरी पोस्ट है असिस्टेंट कमिश्नर की, ये 2021 की है। 2021। तो इससे पहले मैंने 2020 में भी एमपीपीएससी दिया है और उससे मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में सबऑर्डिनेट अकाउंट सर्विस ऑफिसर के पद पर सिलेक्ट हुई थी। पिछला 1 साल मैंने उस पद पर कार्य किया है और 2021 में सिलेक्शन के बाद अभी वर्तमान में असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर इंदौर में पदस्थ हूँ। मतलब आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन तो ले लिया था? जी सर। ठीक है। कोई इस बीच में ऐसी कोई फेलियर या ऐसा कुछ रहा है, असफलता का कोई जिक्र आप करना चाहें जो आपको लगता हो कि हाँ ये मुझे हमेशा याद रहता है? सर चूंकि मैंने 2020 से स्टार्ट किया था और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हो गया था, तो एज सच बहुत बड़ी असफलता तो मुझे नहीं मिली।
पर जैसे हम टारगेट लेके चलते हैं कि मुझे डेप्यूटी कलेक्टर बनना है, ये टिप हाँ, कलेक्टर तो या वो चीज़ मुझे लगी कि मैं और मेहनत कर सकती हूँ, और कहीं न कहीं अगर मेरी मेहनत में कमी रहती है, तो मैं उसमें सुधार करके जो मेरा एम है, उसको प्राप्त कर सकती हूँ। और सर वर्तमान में भी मैं इसके लिए कार्यरत हूँ, अभी प्रयासरत हूँ। तो थोड़ा सा तैयारी पे आते हैं। आपने प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों चीज़ों पे बात करते हैं। तो प्री से सबसे पहले शुरू करते हैं कि किसी स्टूडेंट को अगर प्री को ध्यान रखते हुए अगर पढ़ाई करनी है तो किन चीज़ों का ध्यान आपके हिसाब से उसे रखना चाहिए? और सर जैसा हम जानते हैं कि पीएससी 3 स्टेज प्रोग्राम है, और तीनों स्टेज की डिफरेंट स्ट्रेटजी होती है। तो फर्स्ट स्टेज प्रीलिम्स है। अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है, देन आपका मेंस और इंटरव्यू में पहुंचने के चांसेस ही नहीं है। तो प्रीलिम्स तैयार करने के लिए मुझे लगता है कि अगर आप बिगिनर हैं, तो आप प्री और मेंस के जो कॉमन सब्जेक्ट है उन्हें लेकर चलें, और प्रीलिम्स की मेन कुंजी है रिवीजन और प्रैक्टिस। आप जितने से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख सकते हैं, तो वो आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प करता है। सर मेरी खुद की स्ट्रेटेजी रहती थी कि अगर मैं आज पॉलिटी पढ़ रही हूँ, तो रात में मैं 1 या 2 घंटे निकाल के उसके जितने प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, उसके एमसीक्यू सॉल्व करती थी। क्योंकि आप पढ़ते बहुत सारा हो, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो आपको बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो एमसीक्यू सॉल्व करने से आपका जो वो पॉइंट रहता है जहाँ आप कन्फ्यूज होते हैं, तो वो क्लियर हो जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है। जनरली एक होता है ना कि कुछ लोग मानते हैं कि पीएससी या यूपीएससी जैसे सिविल सर्विसेज एग्जाम निकालने हैं तो 15 घंटे 18 घंटे पढ़ना चाहिए। आपका इस पे क्या व्यू पॉइंट है? कितने घंटे आप पढ़ते थे और आइडियली कितने घंटे पढ़ना चाहिए? या वाकई जो आवर्स हैं वो मैटर करते हैं? सर डिपेंड करता है पर्सन की पर्सनालिटी पे। जैसे मैं हूँ, तो मुझे लगता है कि 7 से 8 घंटे पढ़ना सफिशिएंट है, क्योंकि इससे ज़्यादा आप अपनी एफिशिएंसी के साथ पढ़ाई भी नहीं कर सकते। अगर आप 7 से 8 घंटे सफिशिएंटली पढ़ रहे हैं, तो मोर देन इनफ है ये। सर बट अगर किसी को लगता है कि वो उसकी पढ़ने की स्पीड थोड़ी स्लो है, तो वो ज़्यादा टाइम भी ले सकता है। बट सर एक चीज़ मैटर करती है, कंटिन्यूटी। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन 10 घंटे 12 घंटे पढ़ रहे हैं, दूसरे दिन तीसरे दिन आपने पढ़ा ही नहीं। वो बोलते हैं ना कि हमें पीएससी की तैयारी में खरगोश की चाल से नहीं भागना है। मतलब ये आप कछुए की चाल से चले, पर आपको चलना ज़रूरी चलते है। रहना जरूर। कंटिन्यूटी होनी चाहिए। आप कितने घंटे, 7-8 घंटे ही पढ़ते थे? फिर डिपेंड करता है कि अगर एग्ज़ाम है तो वो टाइम थोड़ा बढ़ ही जाता था, या फिर एग्ज़ाम में टाइम है तो 1-2 घंटे कम भी हो जाते थे, पर कंटिन्यूटी होनी चाहिए। सर मेरे साथ तो स्पेसिफिक ये होता था कि अगर मैं किसी दिन पढ़ाई नहीं करती थी, तो मुझे शाम को फ्रस्ट्रेशन होता था। और अगर मैंने दिन भर अच्छे से पढ़ाई की है, तो शाम को मैं आराम से 1-2 घंटे अपने फ्रेंड्स के साथ बिता सकती हूँ। वो सेल्फ सैटिस्फैक्शन रहता है कि आप आपकी जो कर्तव्य है, जो ज़िम्मेदारी है, उसको आपने पूरा किया। ये देन आप टास्क था। हाँ, वो आप ज़रूर। कंप्लीट कर दिया है, और उसके बाद तो आप आराम से फिर अगर आपने अपना टारगेट पूरा किया है, तो आप अदर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं फिर। आपकी मेंस की क्या स्ट्रेटेजी रही है? कैसे आपने प्रिपेयर किया? आंसर राइटिंग एक बहुत बड़ा आर्ट है, उसको आपने कैसे डेवलप किया? सर जैसा आपने कहा कि आंसर राइटिंग एक बहुत बड़ा आर्ट है, सिमिलरली मैं भी मानती हूँ कि आंसर्स को लिखना सीखना बहुत डिफिकल्ट है, और अगर आपने लिखना सीख लिया, तो आपको कोई नहीं रोक सकता मेंस से आपका निकलने से। और जैसे मुझे लगता है कि पीएससी का करता धरता सिर्फ मेंस है। करेक्ट। इंटरव्यू एड ऑन पार्ट है, बट जो मेन आपका पार्ट है वो मेंस है। तो सर मेरी स्ट्रेटेजी ये होती थी मेंस के लिए कि मैं एक टॉपिक उठाई, कोई भी एक सब्जेक्ट का टॉपिक उठा लिया, आप उसे पढ़े। और नोट्स मैं 1 या 2 नोट्स प्रेफर करती थी, बट उससे अलावा कुछ नहीं। सर जो टॉपिक मैंने पढ़ा, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखती थी उसके, और देन रात में मेरे 1 से 2 घंटे फिक्स थे, तो मैं उन क्वेश्चंस के रात में आंसर लिखती थी। और समटाइम्स ऐसा होता है कि आपने आज पढ़ा, आपको याद नहीं है, तो मैं वो क्वेश्चंस को देखकर लिखती थी, कि मुझे अगर मैं देखकर लिख रही हूँ तो मुझे पता चलेगा कि उसकी फॉर्मेटिंग कैसी होती है, मेरे दिमाग में वो चीज़ें रहेंगी। और सर एक और मेंस का जहाँ जो मैंने फॉलो किया है, वो ये है कि आप मेंस में पैटर्न को समझो। उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, आप हर चीज़ याद नहीं कर सकते। करेक्ट। तो आप फॉर्मेट बना के रखिए। जैसे हिस्ट्री अगर हम देखते हैं, तो उसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्थाएं होती हैं। तो मेरा सिंपल सा था कि मेरे समाज का एक फॉर्मेट बना था। अगर कोई भी समाज पे क्वेश्चन आता है, तो मैं सिंपल वही फॉर्मेट लेकर चलूंगी। इससे ये बेनिफिट होता है कि जब अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो आप उस फॉर्मेट में चीज़ें अपनी डालकर एटलीस्ट मिनिमम मार्क्स तो गेन कर सकते हैं। अच्छा, मेंस की एक बहुत बड़ी बात है कि आपको लिखना तो है, सही लिखना है, विद इन टाइम लिखना है। तो विद इन टाइम के लिए प्रैक्टिस, सही लिखने के लिए आपको विथ फैक्ट लिखना है। तो आपको जो करंट में चीज़ें चल रही हैं, उसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो इसके लिए आप गवर्नमेंट की साइट्स प्रिफर कर सकते हैं, वहाँ से फैक्ट ले सकते हैं। तो वो फैक्ट अगर आप अपने आंसर में डालते हैं, तो वो ऑथेंटिकेट करता है आपके आंसर्स को। तो वो बहुत ज़रूरी पार्ट है
मुझे लगता है। और जहाँ तक मैंने 4 मेंस दी का समझा है कि मेंस आपका ऐसा होना चाहिए कि आप इंटरव्यूअर को दिखा दें चीज़ें। अगर उसे देखना पड़ा तो वो आपको नंबर नहीं देगा, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है वो मेहनत नहीं करना चाहता। अगर आप आंसर ऐसे लिख रहे हैं कि वो उसमें दिख जाए चीज़ें, इससे मेहनत नहीं लग रही वो ढूंढने की, आप देखने की। अंडरलाइन कर रहे हैं, चीज़ों को क्लासिफाई कर रहे हैं, मैप बना रहे हैं, फ्लो चार्ट यूज़ कर रहे हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है मेंस के लिए। आप जब आंसर्स लिखते थे तो खुद उसे आप कैसे जांचते थे कि हाँ मैंने जो आंसर लिखा है वो अप टू द मार्क है या इसमें और क्या सुधार की गुंजाइश है? मैंने जब अपना फर्स्ट आंसर लिखा था, जो बुक में लिखा था मैंने वही एज़ इट इज़ कॉपी में लिख दिया अपने। बट जैसे-जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको पता चलता है कि मेरे पुराने आंसर और नए आंसर में क्या चीज़ डिफरेंट है और मुझे क्या सुधार करना है। इसके लिए आप बेसिकली आपके जो सीनियर्स हैं, टीचर्स हैं, गाइड, उनकी हेल्प ले सकते हैं। वो आपको बहुत अच्छे से गाइड करते हैं कि आपने ये चीज़ ऐसे लिखी है, तो इसमें क्या सुधार किया जा सकता है। मेरे लिए पर्सनल मेरे सीनियर हैं एक, मैंने उनसे गाइडेंस लिया है। कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं उनसे कॉपी चेक करवाती थी, अपने टीचर से गाइडेंस लेती थी, तो वो बहुत अहम पार्ट होता है। और सर जैसे आप टेस्ट सीरीज़ के लिए जाते हैं मेंस के लिए, प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी है। बट मुझे जो आज कमी लगती है, आप टेस्ट सीरीज़ देने जा रहे हैं, आप सिर्फ़ ये देख रहे हैं कि उसमें मुझे इतने कम नंबर मिले हैं, क्यों मिले हैं वो आप नहीं देख रहे हैं। तो सेल्फ इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है मेंस में। आप खुद जब तक उसका मूल्यांकन नहीं करेंगे, आप सुधार नहीं कर सकते। करेक्ट। एक और क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स का, प्री और मेंस दोनों काफी अलग चीजें हैं, तो आपका क्या इसमें मानना है कि क्या प्री की तैयारी अलग होती है, मेंस की तैयारी अलग होती है, या दोनों को साथ में मैनेज किया जा सकता है? अगर आप बिगिनर हैं, तो मुझे लगता है आपको प्री और मेंस दोनों साथ पे लेकर चलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जो प्री और मेंस में कॉमन है। तो पहले आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए, देन अगर प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आ जाता है, तो आपको सफिशिएंट टाइम मिलता है प्रीलिम्स पढ़ने का। तो जब से नोटिफिकेशन आ रहा है, आप सिर्फ प्रीलिम्स से फोकस कीजिए। बट नोटिफिकेशन के पहले आप अपने मेंस को इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि प्रीलिम्स निकलने के बाद आपका मेंस नहीं रुकना चाहिए, कि अगर मेंस रुका, तो आपको फिर से वही साइकिल दोबारा दोहराना पड़ेगा। कई लोगों की टेंडेंसी होती है कि नोटिफिकेशन आया, इसके पहले उन्होंने कोई प्रिपरेशन नहीं करी है, उन्हें पता है कि ठीक है दिसंबर में नोटिफिकेशन आएगा, चलो तैयारी शुरू कर देते हैं। तो आपको लगता है कि पहले अगर प्रिपरेशन नहीं करी है और 2-3 महीने केवल प्री का पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद मेंस का, तो सक्सेस मिल सकती है? सब पीएससी का सिलेबस ही इतना वास्ट है कि बहुत कम टाइम में मुझे लगता नहीं कि वो चीज़ पॉसिबल है। कुछ लोग कर सकते हैं, एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, बट अगर एक नॉर्मल स्टूडेंट है, तो मुझे लगता है कि आप सफिशिएंट पहले नोटिफिकेशन के पहले ही आपका मेंस और प्रीलिम्स एक बार पढ़ के तैयार हो जाना चाहिए। मतलब सिलेबस आपका हाँ, पहले कवर एक बार हो कवर होना चाहिए, तो वो क्योंकि आपको सिर्फ इतना टाइम मिलता है कि आप रिवीजन कर सकें। थोड़ा-सा आपकी अभी जॉब के बारे में बात करते हैं। हालाँकि आपको 5-6 महीने हुए हैं अभी जी सर। एज़ असिस्टेंट कमिश्नर। कैसा एक्सपीरियंस है आपका? क्या डिफरेंसेस आपको फ़ील हो रहे हैं? 2017 से जब से जीएसटी आया, उसे जीएसटी डिपार्टमेंट भी कहा जाता है। बिल्कुल। और मेरी पोस्ट है कमर्शियल टैक्स ऑफिसर। बट जब हम जीएसटी रिजीम की बात करते हैं, तो जीएसटी में ही इसे असिस्टेंट कमिश्नर एसजीएसटी कहा जाता है। तो हम दोनों चीज़ों पे काम करते हैं, वैट पे भी और जीएसटी पे भी। ऐसा कह सकते हैं कि अगर कोई व्यापारी है, अगर वो उस क्षेत्र में आता है जहाँ मैं काम कर रही हूँ, तो उसके जन्म से लेकर उसकी मृत्यु, मतलब उसके रजिस्ट्रेशन से लेकर कैंसिलेशन तक, उसका जितना काम है, उसके टैक्स फाइल करवाना, स्क्रूटनी करना, असेसमेंट करना, वो सब हमारा काम है। और एक बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, क्योंकि हम सब जानते हैं रेवेन्यू किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और कुछ ऐसा भी अभी तक कोई रेड का एक्सपीरियंस है, ऐसा कुछ भी आपके डिपार्टमेंट में आता है? सर हमारे डिपार्टमेंट में एक विंग काम करती है, एईवी, उसका मेन काम रेट का ही होता रेड है। करनी है। बट अभी मुझे वो एक्सपीरियंस पर्सनली नहीं मिला है, अभी आप उस विंग में नहीं। उस विंग में नहीं गई हूँ। अगर भविष्य में कभी होता है तो अवसर मिलेगा मुझे इस चीज़ का। ओके। और इसके पहले आपने किस पोस्ट पे काम किया है? सर इससे पहले मैं वित्त विभाग में थी, सबऑर्डिनेट अकाउंट सर्विस ऑफिसर। तो आपका मतलब फाइनेंशियल बैकग्राउंड रहा है एजुकेशनल वाइज? नहीं सर, मैं मैथमेटिक्स की स्टूडेंट रही हूँ। ओके। सिविल सर्विस की प्रिपरेशन के दौरान ही मैंने ये सब्जेक्ट स्टार्ट किए थे पढ़ना, और ऐसा कोई स्पेसिफिक बैकग्राउंड नहीं रहा है फाइनेंस का। नेक्स्ट मैं जानना चाहूँगा, बिफोर सिलेक्शन, मतलब जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, उस समय रिश्तेदारों का, लोगों का क्या नज़रिया हुआ करता था, और जब सिलेक्शन हो गया, उसके बाद क्या, पहले क्या था, अभी क्या है, क्या बदलाव आपकी ज़िंदगी में आए हैं? सर डेफिनेटली मैं ऐसी जगह से आती हूँ जहाँ एक लड़की को घर से बाहर भेजना बहुत बड़ी बात होती है, और जब आपके पेरेंट्स सब्जी बेचने का काम करते हो तो और ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है। और जैसे हम जानते हैं कि अगर बाहर रह के आपको तैयारी करनी है तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस भी लगते हैं। करेक्ट। तो आसपास वाले लोगों का था, क्यों लड़की को भेजा है, क्यों इतने खर्चे कर रहे हो, यहीं रह के पढ़ा लेते। बट आफ्टर सिलेक्शन सब यही बोलते हैं
हम तो पहले ही बोलते थे लड़की कुछ अच्छा कर लेगी। हमें पहले ही पता था हम कि ये पहले ही पढ़ने में बहुत होशियार है, ये तो कुछ अच्छा करके दिखाएगा। अब सब पॉजिटिव बोलते हैं, लोगों का भी माइंडसेट चेंज हुआ है। आज तक मेरे गांव में मेरे अलावा कोई सिविल सर्वेंट नहीं है। इवन मेरी फैमिली में मैं फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ। तो ऐसे में आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है कि आप बाहर जब निकल रहे हैं तो आपको कुछ अच्छा करना है, क्योंकि अगर आपने अच्छा नहीं किया तो आपकी जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए रास्ते ब्लॉक हो जाएंगे। अब लोगों का सपोर्ट अच्छा खासा है, सब अच्छा ही बोलते हैं और अप्रिशिएट करते हैं और अपने बच्चों को भी भेजने के लिए सलाह मांगते हैं। आपका इंटरव्यू कैसा रहा? कितनी देर चला? क्या क्वेश्चंस थे? कोई खास क्वेश्चन आपको याद हो या कोई घटना इंटरव्यू की? जिस दिन से आप पीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, डे फर्स्ट से आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि इंटरव्यू के जो 15 से 20 दिन आपको मिलते हैं उसमें सब चीज़ पढ़ना ज़रूरी नहीं है। आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपके स्कूल, कॉलेज, आपका एनवायरनमेंट ये चीज़ डिसाइड करते हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे ही आप पीएससी की तैयारी स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट डे से आप उसको जीना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे ही आप उसको जीना स्टार्ट करेंगे वो एटीट्यूड आप में सेल्फ आ जाएगा। सब मैंने 4 इंटरव्यू दिए हैं अभी तक और जैसा मेरा बैकग्राउंड मैथमेटिक्स रहा है तो मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा स्टार्टिंग मैथमेटिक्स से ही हुआ है और उस पे अच्छी खासी बात भी होती है। सर अभी इस बार 2023 में मेरा जब इंटरव्यू था तो एक क्वेश्चन था, क्योंकि मैं टैक्स डिपार्टमेंट से हूँ, माननीय शर्मा सर का बोर्ड था, तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया कि आप मुझे ये बता सकते हैं कि पूर्व काल में, प्राचीन काल में टैक्स की अवधारणा कहाँ मिलती है, किसने दिया था और वहां पर जो राजा है उसकी तुलना एक खगोलीय पिंड से की गई है। किस खगोलीय पिंड से की गई है इस और किस कॉन्टेक्स्ट में की गई है, तो आप मुझे ये बताइए। तो सर लकीली मुझे ये चीजें पता थी। जब हम मौर्य काल पढ़ते हैं तो वहां पर कौटिल्य ने राजा की तुलना सूर्य से की है। उन्होंने कहा है कि जो भूप है उसे भानु सा होना चाहिए। जिस प्रकार राजा अपने जिस प्रकार सूर्य अपने नदियों से पानी एकत्रित करके जहां आवश्यकता होती है वहां वर्षा करता है, उसी प्रकार राजा को जो टैक्स कलेक्शन करके और आवश्यकता है जनहित के कार्यों में वहाँ खर्च करना चाहिए। तो सर मुझे यही लगता है कि ये मैंने वो 15 दिन में कभी नहीं पढ़ा, ना कभी सोचा, बट जब मैं तैयारी करती थी मैंने कभी ये चीज़ पढ़ी थी तो वो मेरे काम आई। इसलिए मुझे लगता है कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन थ्रू आउट द जर्नी होती है। अब 15 दिन में 20 दिन में वो तैयारी नहीं कर सकते। और सर एक दो चीज़ और है जो इंटरव्यू के लिए मुझे लगता है, आप नेचुरल रहिए वहाँ पे। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहेंगे, सिंसियरिटी तो ठीक है, फॉर्मल रहेंगे, जैसे हम हाँ सीरियस वो नहीं चाहते कि आप एकदम मूर्ति बन के बैठ जाए, बात करना चाहते हैं, जब तक आप बात नहीं करेंगे आपको जाना नहीं जा सकता, तो वो खुद आपको अप्रिशिएट करते हैं। तो इंटरव्यू के लिए जब भी आप जाते हैं एक पॉजिटिव माइंडसेट से जाइए, वो आपको भर्ती करने ही बैठे हैं वहाँ पे। तो कितनी देर चला होगा आपका इंटरव्यू? इस बार तो मेरा समथिंग 25 मिनट चला था और सफिशिएंट टाइम माना जाता है 25 मिनट, और अच्छा भी रहा था इंटरव्यू। डिफरेंट एक्सपीरियंस थे, डिफरेंट डायमेंशंस पे क्वेश्चन पूछे गए थे, करंट अफेयर, जॉब प्रोफाइल, देन एजुकेशनल बैकग्राउंड और महिलाओं से संबंधित मुद्दे, योजनाओं से संबंधित मुद्दे, ये सब चीज़ें पूछी गई थी इस बार मुझसे। एक और क्वेश्चन स्टूडेंट्स का होता है, क्योंकि एमपीपीएससी की प्रिपरेशन में बहुत सारा डेटा, बहुत सारे फैक्ट्स, फिगर्स याद करने होते हैं और उतना ही हम तेजी से भूलते भी जाते हैं। कैसे चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा याद किया जाए, कैसे याद रखा जाए? सर याद रखने का एक जो मेन पॉइंट होता है मुझे लगता है रिवीजन है। जितना आप रिवीजन करेंगे चीज़ें आपके दिमाग में फीड होते जाएंगी। तो मैंने पर्सनली इसके लिए जो तरीका अपनाया था, मैं जहाँ पढ़ती थी तो मैं वहाँ पर मैप लगा के रखती थी, शॉर्ट नोट्स लगा के रखती थी। जब भी टाइम मिला, खाना खाने के बाद आप 2 मिनट खड़े हो देख लो। दूसरा मुझे लगता है कि आप शॉर्ट नोट्स बना के रखें, क्योंकि हर बार आपके मेन नोट्स को रिवाइज करना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो शॉर्ट नोट्स आपको रिवीजन में हेल्प कर सकते हैं। सर इसके अलावा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है पढ़िए, चीज़ों को जानिए, उसको करंट वर्ड से रिलेट कीजिए, क्योंकि आप सिर्फ एक कमरे में 24 घंटे बैठ के पढ़ नहीं सकते। आपके फ्रेंड सर्कल होगा, आपके फैमिली मेम्बर से अगर कोई है उनसे डिस्कशन कीजिए, तो वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से आपके दिमाग में चले जाती हैं और लाइफ लॉन्ग याद रहती है। सो मोटिवेशन को लेकर आपका क्या व्यू पॉइंट है? आप कैसे खुद को मोटिवेट रखते थे? सर जर्नी इतनी लंबी है कि आपको मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। हाँ। विदाउट मोटिवेशन आप सर्वाइव नहीं कर पाते जर्नी में। और मुझे लगता है कि मोटिवेशन बाहर से जो आता है वो टेम्परेरी होता है, तो आपका इंटरनल मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। और सर मुझे लगता है कि आप जब तैयारी करते हैं तो आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो भी आपके लिए बहुत बड़े मोटिवेशन के लिए काम करता है। डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं, आप किसी और चीज़ से मोटिवेट होते हैं। मेरे लिए इंटरनल मोटिवेशन का जो मेरा सोर्स था वो मेरी फैमिली थी। एक और घटना जो हमने थोड़ी देर पहले
पॉडकास्ट के पहले हमने डिस्कस की थी कि आपका इंटरव्यू का टाइम था और शायद उस समय पिताजी की आप डेथ हो गई थी, तो वो घटना मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि वो कैसी सिचुएशन थी आपके लिए? वो सबसे टफेस्ट पार्ट था मेरी लाइफ का। 2020 पीएससी का इंटरव्यू था 2023 में, और मैं यहीं इंदौर में थी। मेरी तैयारी चल रही थी इंटरव्यू की, और सडनली मुझे रात में मेरी सिस्टर का कॉल आता है कि घर आ जाओ। तो रात के 1 बजे थे उस टाइम। तो मैं ब्लैंक थी, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, बट आपको एक वाइब आ जाती है कि कुछ गलत हो रहा है। तो मैं रात में, यहाँ से मेरा एक फ्रेंड था, उसके साथ हम गाड़ी करके सिवनी गए, कि वहाँ जाके मुझे चीज़ें पता चली। तो वो एक बहुत टफेस्ट पार्ट था, बट वो ऐसा पार्ट था कि जहाँ मुझे अपने आप को टूटने नहीं देना था, क्योंकि फैमिली मुझ पर डिपेंडेंट है। वो खुद टूटे हुए हैं, मैं खुद इंटरनली टूटी हुई हूँ, बट मैं उनको नहीं बता सकती ये चीज़ें, क्योंकि उनकी उम्मीदें हैं। करेक्ट। तो वहाँ अपने आप को संभालना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। तो मैंने वो चीज़ें की, दोस्तों की हेल्प से अपने आप को मोटिवेट किया, और इंटरव्यू के 2-3 दिन पहले आके मैंने फिर इंटरव्यू दिया। मुझे लगता है कि मैं और अच्छी तैयारी कर सकती थी वहाँ पे, पर वो सिचुएशंस ऐसी थी कि ठीक है, सिलेक्शन हो गया, वो अच्छा था मेरे लिए, एक पॉजिटिव था। और आफ्टर रिजल्ट, जब 2020 का रिजल्ट आया, तो लोग खुश होता है, और मैं उस दिन बहुत रोई थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे पापा उस चीज़ को देखकर सबसे ज़्यादा खुश हुए थे। तो मुझे वो चीज़, इनकी कमी और ज़्यादा खल रही थी। बिल्कुल। सो लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओवरऑल जो भी आपकी प्रिपरेशन की जर्नी रही है, अभी तक की जो जॉब की जर्नी रही है, तो कुछ 2 टिप्स, 3 टिप्स या कुछ 5 ऐसे पॉइंट जो आपको लगते हो कि ये 2-3 चीज़ों का ध्यान, या ये 2-3 चीज़ें तो हर स्टूडेंट को करनी ही चाहिए। अगर सफल होना है तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। आपके अकॉर्डिंग कौन-सी वो चीज़ें हैं? फर्स्ट मुझे लगता है कि एग्ज़ाम को जानना। आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सबसे पहले उसके स्ट्रक्चर को, उसकी पॉसिबिलिटीज़ को, उसमें जितनी मेहनत चाहिए, उसे जानिए। प्रॉपर आप उसका सिलेबस देखिए, पीवाईक्यूज़ देखिए, क्योंकि सिलेबस और कंटेंट इतना वास्ट है, आप हर चीज़ नहीं पढ़ सकते वहाँ से। तो पहला तो ये है कि सिलेबस को समझना। दूसरा मुझे लगता है सेल्फ मोटिवेशन। जब तक आप मोटिवेटेड नहीं रहेंगे, आपको हर दूसरे दिन लगेगा छोड़ देना नहीं होगा। तो सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। और तीसरा मुझे लगता है पेशेंस, हाँ। क्योंकि जर्नी इतनी लंबी है, तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे, तो मुझे लगता नहीं कि आप उस जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे लगता है कि निरंतर प्रयास, निरंतर अभ्यास, कंटिन्यूटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कंटिन्यू नहीं है, तो वो ब्रेक में चीज़ें, अगर आपने ब्रेक लिया है, तो अगले बार से आपको फिर ज़ीरो से स्टार्ट करना है। करेक्ट। तो मुझे लगता है कि मतलब मुझे रश्मि रथी की 2 पंक्तियाँ हैं रामधारी सिंह दिनकर जी की, मुझे हमेशा उनसे मोटिवेशन मिलता है। तो वो उस लाइन से मैं एंड करना चाहूँगी यहाँ पे। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने ना कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया, जिसने ना कभी आराम किया, विघ्नों पे रहकर काम किया। तो वो आपको हर समय संघर्षरत, प्रयासरत रहना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम डिमांडिंग है, अनसर्टेनिटी बहुत है, बट सेल्फ मोटिवेटिंग रहिए, पेशेंस रखिए, कंटिन्यूटी रखिए, तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। सो अंजलि जी, इट वाज रियली वेरी ग्रेट टू टॉक टू यू। थैंक यू सर। और मुझे उम्मीद है कि स्टूडेंट्स को भी ये पॉडकास्ट काफ़ी पसंद आएगा। बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, आपके बारे में जानी है, एमपीपीएससी एग्ज़ाम को लेकर जानी है, और स्टूडेंट्स को डेफिनेटली हेल्प करेगा, आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा। और आपको बहुत सारा धन्यवाद भी, जो आपने टाइम निकाला इस पॉडकास्ट के लिए, स्टूडेंट्स को गाइडेंस देने के लिए। Thank सो you so वंस much, अगेन sir. पूरे विनर्स की तरफ से बहुत सारा थैंक यू आपको। Thank you, sir.